नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 7वीं वर्षगांठ मनाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने गर्भपात के अधिकारों पर ऐतिहासिक रो बनाम वेड निर्णय को पलट दिया। भारतीय मानक ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों के प्रदर्शन संबंधी मानक निर्धारित किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 7वीं वर्षगांठ मनाई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह ये मलिन बस्ती वासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस या निम्न आय समूह यानी एलआईजी और मध्य आय समूह यानी एमआईजी श्रेणियों की शहरी आवास की कमी को दूर करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने अभी तक 122.69 लाख घरों को मंजूरी दी है। इसमें से 61 लाख से अधिक घरों को पूरा और वितरित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवासन योजना के तहत राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग के आकलन के आधार पर आवास की कमी का निर्णय लिया जाता है। इस योजना के प्रावधान के तहत परिवार की महिला मुखिया का घर का मालिक या फिर सहमालिक होना जरूरी है। योजना को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्वस्थानीय मलिन बस्ती पुनर्विकास, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, साझेदारी में वहनीय आवास और लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण या विस्तार। मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक प्रौद्योगिकी उप मिशन की स्थापना की है। इसका उद्देश्य तेजी से और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए नवीन और हरित प्रौद्योगिकियों तथा निर्माण सामग्री को अपनाने में मदद करना है। प्रौद्योगिकी उप मिशन के तहत कई पहलें शामिल हैं, जैसे कि वैश्विक आवासन प्रौद्योगिकी चुनौती भारत यानी GHTC इंडिया। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम निर्माण प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को मुख्यधारा में लाना है। GHTC इंडिया के तहत 6 लाइट हाउस परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य उन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है जो क्षेत्र की भूजलवायु और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के लिए उपयुक्त हैं। मंत्रालय ने शहरी प्रवासियों या गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक उपयोजना किफायती किराया आवास परिसर भी आरंभ की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की विशेषताओं की बात करें तो इसके तहत जल, रसोई, बिजली और शौचालय से युक्त हर मौसम में रहने योग्य आवासीय इकाइयां स्थापित की जाएंगी। महिला सशक्तिकरण किया जाएगा। शहरी गरीबों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। आवास स्वामित्व की अवधि की सुरक्षा की जाएगी। पर्याप्त भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर प्रवासन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा जारी किया। ये कार्य एजेंडा आंतरिक विस्थापन संकटों को बेहतर ढंग से हल करने, रोकने और दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति वे लोग हैं जो कई कारणों से अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अपने देश के भीतर ही रहते हैं। आंतरिक विस्थापन के कई कारण हैं, जैसे कि सशस्त्र संघर्ष, सामान्य हिंसा, मानवाधिकारों का उल्लंघन, प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि। आंतरिक रूप से विस्थापितों की संख्या 5 करोड़ 9 लाख से अधिक हो गई है। भारत में भी वर्ष 2021 में आंतरिक विस्थापितों की संख्या 49 लाख थी। आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि शारीरिक हमले, लैंगिक हमले और अपहरण का ज्यादा खतरा। इसके अलावा पर्याप्त आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि से वंचित होना। ये कार्य एजेंडा 3 लक्ष्यों को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है। ये लक्ष्य हैं आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की उनके विस्थापन का एक स्थायी समाधान खोजने में मदद करना, नए विस्थापन संकटों को उभरने से बेहतर तरीके से रोकना। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना कि विस्थापन का सामना करने वालों को प्रभावी सुरक्षा और सहायता मिले। कार्य एजेंडा आंतरिक विस्थापन के समाधान के बारे में भी बात करता है। इन समाधानों में शामिल हैं राष्ट्रीय और स्थानीय अधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय नेतृत्व एवं संपूर्ण सरकारी भागीदारी दृष्टिकोण, संयुक्त राष्ट्र की अग्रिम, आरंभिक और अधिक पूर्वानुमान आधारित भागीदारी, निजी क्षेत्र को शामिल करना,
विशेष रूप से आजीविका की फिर से प्राप्ति में मदद करना और आंतरिक विस्थापन पर डेटा एकत्र करने, प्रबंधित करने और उपयोग करने के लिए प्रासंगिक तंत्र। भारत में आंतरिक विस्थापन को कई श्रेणियों में शामिल किया जाता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन, विकास गतिविधियों के कारण विस्थापन, हिंसा और संघर्ष की घटनाओं के कारण विस्थापन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पहली 2 श्रेणियों को संबोधित करते हैं। इनके अलावा प्रवासियों और स्वदेश लौटने वालों के राहत और पुनर्वास की एक अम्ब्रेला योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया। ये शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से चीन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की थीम थी उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत। ब्रिक्स देशों ने बीजिंग घोषणा को अपनाया, साथ ही सदस्य देशों ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 को लागू करने में तेजी लाने पर भी बल दिया। बीजिंग घोषणा के प्रमुख बिंदु हैं बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन के आधार पर वैश्विक अभिशासन को मजबूत करने तथा सुधारने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा इसमें सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाले अधिक समावेशी वैश्विक अभिशासन साधन शामिल हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों में सुधार का आह्वान किया गया है। साथ ही विकसित देशों से नीति प्रसार का प्रबंधन करते समय जिम्मेदार आर्थिक नीतियों का उपयोग करने का भी आग्रह किया गया है। इसमें कोविड के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार और सतत विकास को बढ़ावा देना और नई औद्योगिक क्रांति पर ब्रिक्स साझेदारी को आगे बढ़ाने का आह्वान भी शामिल है। घोषणा में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से शांति और सुरक्षा की रक्षा का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की परिकल्पना भी की गई है। आपको बता दें कि ब्रिक्स विश्व की प्रमुख उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इस समूह के सदस्य हैं। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत ब्रिक के नाम से हुई थी। उस वक्त इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे और वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के इस मंच में शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया गया था। इसके 3 आधार स्तंभ हैं: राजनीतिक और सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक और वित्तीय तथा तीसरा है सांस्कृतिक और लोगों का परस्पर विनिमय। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने गर्भपात के अधिकारों पर ऐतिहासिक रो बनाम वेड निर्णय को पलट दिया है। रो बनाम वेड निर्णय को वर्ष 1973 में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने दिया था और अब इस निर्णय को पलट दिया गया है। इसने महिला के गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया था। वर्ष 1973 के निर्णय ने गर्भपात से संबंधित सुरक्षा को संस्थागत रूप भी प्रदान किया था। हाल के फैसले का धार्मिक और जीवन समर्थक समूहों ने समर्थन किया है। वहीं अधिकारों के लिए लड़ने वालों ने इस निर्णय का विरोध किया है। निर्णय के विरोधियों के अनुसार इस निर्णय का अन्य अधिकारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालिया निर्णय राज्यों द्वारा गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। इस संबंध में गर्भपात के अधिकार के पक्ष में जो तर्क हैं, उसके तहत प्रजनन करने या नहीं करने के लिए अपने शरीर की क्षमताओं के बारे में महिलाओं द्वारा चुनने के अधिकार को सुरक्षित करता है। इसके अलावा जनसंख्या, स्वास्थ्य और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सहायक है। साथ ही गर्भपात का अधिकार भ्रूण के विकारों की पहचान करने में मदद करता है और गैर कानूनी गर्भपात के खतरों से बचाता है। वहीं गर्भपात के अधिकार के विरोध में जो तर्क हैं, उनका मानना है कि लिंग निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से जुड़े नैतिक मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा गर्भपात के अधिकार का विरोध बलपूर्वक और जबरन नसबंदी के खतरों को बढ़ाता है। गर्भपात का अधिकार बच्चों के जीवन के अधिकार के अलावा भ्रूण और जीवन की रक्षा के राज्य के दायित्व के भी खिलाफ है। भारत में प्रजनन के अधिकार की बात करें तो गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन नियम 2021 के तहत कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति प्रदान की गई है। 20 सप्ताह के भीतर गर्भपात के लिए एक चिकित्सक की सलाह और 20 से 24 सप्ताह के भीतर गर्भपात के लिए 2 चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। इसके अलावा राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड भ्रूण में असाधारण विकृतियों के मामले में 24 सप्ताह से अधिक के गर्भपात की अनुमति दे सकता है या फिर इसे अस्वीकार कर सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरियों के लिए प्रदर्शन संबंधी मानक निर्धारित किए। BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने विद्युत चालित सड़क वाहनों के लिथियम आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक और सिस्टम प्रदर्शन परीक्षण के परीक्षण संबंधी विनिर्देशों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं।
IS 17855 2022 मानक वास्तविक जीवन परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। वास्तविक जीवन स्थितियों में पार्क किए गए वाहन, उच्च और निम्न तापमान पर चलने वाली बैटरी आदि शामिल हैं। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी इलेक्ट्रिक ऊर्जा से संचालित होती है। ली आयन, सॉलिड स्टेट, निकल मेटल हाइड्राइड आदि जैसे अलग अलग प्रकार की बैटरियां उपलब्ध हैं। ली आयन बैटरियों को कई कारणों से सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इनमें वजन की तुलना में उच्च ऊर्जा शक्ति अनुपात होता है, उच्च ऊर्जा दक्षता होती है और ये स्वतः कम डिस्चार्ज होती हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक बैटरियों से संबंधित कई समस्याएं भी हैं, जैसे बैटरी सेल और डिजाइन में खराबी के कारण आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बैटरी के प्रदर्शन की विश्वसनीयता संदेह में रहती है, क्योंकि ये आसपास के परिवेश की स्थितियों और बैटरी की आयु के साथ बदलती रहती हैं। ईवी बैटरियों के निपटान से जुड़ी चिंताएं भी हैं और ये समस्या इसकी लागत और बैटरियों के विषाक्त निपटान से संबंधित है। इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे वाहनों में आग लगने की घटनाओं का कारण जानने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के द्वारा इसकी रेंज बढ़ाने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। कारखानों और घरों में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में ईवी बैटरियों के पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। BIS कई यात्री और माल ढोने वाले वाहनों के लिए बैटरी मानक प्रकाशित कर रहा है। BIS भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसे BIS अधिनियम 2016 के तहत भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय में स्थापित किया गया है। BIS कई प्रमुख गतिविधियों में शामिल है, जैसे कि प्रमाणन। ये एक निर्माता को BIS मानक चिन्ह का स्वयं से मार्किंग करने का अधिकार प्रदान करता है। हॉलमार्किंग, ये सोने और चांदी के आभूषण, स्वर्ण, बुलियन आदि पर की जाती है। इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए दिए जाते हैं। अनिवार्य पंजीकरण योजना इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की श्रेणियों पर लागू है। इसके अलावा प्रयोगशाला सेवाएं अनुपालन मूल्यांकन योजनाओं से उत्पन्न नमूनों की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए मानदंड। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने दिशा निर्देशों का मसौदा प्रकाशित किया है। इसका उद्देश्य फिल्मों, टीवी शो, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स आदि पर काम करने वाले बच्चों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव से बचाना है और इसीलिए कुछ प्रमुख प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। इसके तहत एक बच्चे को शूटिंग में शामिल करने से पहले निर्माताओं को जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा निर्माता कई सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि कार्यस्थल सुरक्षित हो, बच्चा जोखिमपूर्ण प्रकाश व्यवस्था से दूर हो, बच्चा घातक रसायनों से दूर हो तथा बच्चा दूषित सौंदर्य प्रसाधनों के संपर्क में नहीं हो। इवेंट से बच्चे को होने वाली आय का कम से कम 20% हिस्सा शीघ्र बच्चे के नाम पर एक सावधि जमा खाते में जमा करा दिया जाना चाहिए। कार्ड टोकनाइजेशन। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड डेटा भंडारण और टोकनाइजेशन कार्यान्वयन की समय सीमा को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड विवरण को टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ प्रतिस्थापित करने को संदर्भित करता है। ये व्यवस्था कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के संयोजन के लिए विशिष्ट होगी। एक टोकन युक्त कार्ड लेनदेन को इसलिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि ये संवेदनशील कार्ड विवरण को प्रकट नहीं करता है। टोकन बनाने का विकल्प कार्ड धारकों के लिए स्वैच्छिक है। जो लोग टोकन नहीं बनाना चाहते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से कार्ड विवरण दर्ज करके पहले की तरह लेनदेन जारी रख सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कारोबार बंद करने के नियमों में संशोधन किया। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से बंद करने संबंधी नियमों को संशोधित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के दायरे से बाहर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कॉर्पोरेट निकास प्रक्रिया को सुगम बनाना है। स्वैच्छिक समापन के अतिरिक्त IBC के बाहर ये कॉर्पोरेट पुनर्गठन विकल्प स्वैच्छिक कॉर्पोरेट निकास के लिए भी उपलब्ध है। स्वैच्छिक समापन और निष्क्रिय कंपनियों को समाप्त करने से आधिकारिक डेटाबेस को स्वच्छ और प्रबंधनीय रखने में मदद मिलती है। ये प्रभावी प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक निवेश कोष। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड का अर्थ AIF या AIF की योजना है। इसमें प्रत्येक निवेशक एक मान्यता प्राप्त निवेशक है और कम से कम 70 करोड़ रुपए का निवेश करता है। AIF से मतलब है भारत में स्थापित या निगमित किसी भी फंड से, जो कि एक निजी रूप से जमा किया गया निवेश साधन है, साथ ही जो अपने निवेशकों के लाभ के लिए एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिए परिष्कृत निवेशकों से धन एकत्र करता है। सन स्पॉट्स यानी सौर कलंक। एक सन स्पॉट जिसे AR3038 कहा जाता है 24 घंटों की अवधि में अपने आकार से लगभग 2 गुना हो गया है। सन स्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं। ये काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में कम गर्म होते हैं। सन स्पॉट्स का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत होता है। इस तरह से सूर्य के भीतर की कुछ ऊष्मा को सतह पर पहुंचने से रोकते हैं। इस कारण से ये काले दिखाई देते हैं। सन स्पॉट्स के निकट चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सोलर फ्लेयर नामक ऊर्जा के आकस्मिक विस्फोट का कारण बन सकती हैं। 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और गैलोर नेटवर्क्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एंड टू एंड 5G RAN उत्पादों और समाधानों का सहयोगात्मक विकास करना है। C-DOT की स्थापना वर्ष 1984 में दूरसंचार विभाग के तहत एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में की गई थी। ये सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। RAN उपयोगकर्ताओं के रेडियो तरंगों पर मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करता है। ये वेब पर सभी प्रमुख एप्लीकेशंस तक पहुंचने के लिए एक सेतु के रूप में भी कार्य करता है। RAN के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 3 जून 2022 का न्यूज टुडे अंक सुन सकते हैं। हर्मिट एक नया स्पाईवेयर है। इसमें एंड्रॉइड और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों उपकरणों को प्रभावित करने की क्षमता है। हर्मिट एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है। इसका कजाकिस्तान, इटली और उत्तरी सीरिया की सरकारों ने अपने नागरिकों पर उपयोग किया है। स्पाईवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर होता है। इसे गुप्त डेटा ट्रांसमिशन के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए कंप्यूटिंग डिवाइस पर स्थापित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन फ्रेमवर्क NARFI नार्फी भारत के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक सूचना तंत्र है। ये तंत्र सरकार, नगर पालिकाओं, स्टार्टअप्स और निजी क्षेत्रों में निर्णय लेने वालों की मदद करेगा। ये वायु गुणवत्ता डेटा एकत्र करने, इसके प्रभाव का अध्ययन करने और विज्ञान आधारित समाधानों को लागू करने के लिए एक सर्वसमावेशी मार्गदर्शिका प्रदान करेगा। नार्फी में उत्सर्जन सूची, एयरशेड और शमन, मानव स्वास्थ्य तथा कृषि आदि पर प्रभाव सहित 5 मॉड्यूल होंगे। इसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की सहायता से राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान बेंगलुरु ने विकसित किया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाले राज्यों को अनुमोदित ईंधन की एक मानक सूची अपनाने को निर्देश दिया है। इस सूची का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। मानक सूची में पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या मीथेन, प्राकृतिक गैस, LPG, विद्युत आदि शामिल हैं। CAQM वर्ष 2020 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ये NCR और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए कार्य करता है। CAQM के कार्य हैं वायु गुणवत्ता की निगरानी पर कार्रवाई का समन्वय करना, NCR में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना, तकनीकी संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से अनुसंधान और विकास का संचालन करना। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत भारतीय कारों के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP की शुरुआत की गई है। भारत NCAP भारतीय कारों के क्रैश टेस्ट में उनके प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग देने के लिए एक परीक्षण प्रोटोकॉल है। ये ग्राहकों को सुरक्षित कारों को चुनने में मदद करने के साथ साथ भारतीय ऑटोमोबाइल की निर्यात क्षमता में भी वृद्धि करेगा। इसे भारतीय विनियमों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ संबद्ध किया जाएगा। ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम एक यूनाइटेड किंगडम स्थित पंजीकृत चैरिटी है। ये वर्ष 2014 से सेफ कार फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय बाजार के लिए कारों का परीक्षण कर रही है। कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल VLSR-SAM
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने युद्धपोत से VLSR-SAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। ये स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है। VLSR-SAM पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली है। ये सी स्किमिंग करने वाले लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को निष्प्रभावी कर सकती है। इस मिसाइल को 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर और लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। VLSR-SAM एक कनस्त्रीकृत प्रणाली है। इसका मतलब है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंपार्टमेंट में भंडारित और वहीं से संचालित किया जाता है। इससे इसका परिवहन और रखरखाव आसान हो जाता है। साथ ही इसकी शेल्फ लाइफ में भी वृद्धि होती है। कायकुलम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कायकुलम केरल में फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र पारंपरिक भूमि पर स्थापित होने वाले पीवी सिस्टम का एक विकल्प है। ये पीवी मॉड्यूल का उपयोग करता है जो पेयजल जलाशयों, खदान झीलों, सिंचाई नहरों आदि जैसे जल निकायों की सतह पर तैरता है। वाष्पीकरण में कमी के माध्यम से ये जल संरक्षण, पैनलों पर शीतलन प्रभाव के कारण विद्युत उत्पादन में वृद्धि। इसके अलावा इसकी स्थापना में समय भी कम लगता है। इसके साथ ही यज्ञ समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।